हेलो स्टूडेंट्स, लेबर लॉ की इस क्लास में आपका स्वागत है। इन दिनों में हम देख रहे हैं द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926। लेबर लॉ के ऊपर आज हम देखेंगे 30वां वीडियो लेक्चर। तो वहीं व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के ऊपर 7वां वीडियो लेक्चर आपके लिए प्रस्तुत है। हम पिछले 2 वीडियो लेक्चर से एक अध्याय देख रहे हैं, वह है रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों के अधिकार और दायित्व के बारे में। आज हम इसमें देखेंगे धारा 25 से आगे, नाम बदलने और समामेलन की सूचना। धारा 24 में समामेलन के बारे में जो बात थी, समामेलन यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यवसाय संघ मिलकर एक नया व्यवसाय संघ बनाए, उसके बारे में प्रावधान। धारा 25 में लिखा है नाम बदलने या समामेलन की सूचना। नाम की हर तब्दीली की यानी कि बदलाव की और हर समामेलन की लिखित सूचना जिस पर नाम बदले जाने की दशा में अपना नाम बदलने वाले व्यवसाय संघ के सचिव और 7 सदस्यों के और समामेलन की दशा में ऐसे हर एक व्यवसाय संघ के जो उसमें पक्षकारों, सचिव और 7 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे, रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी। और जहां की समामेलित व्यवसाय संघ का प्रधान कार्यालय किसी भिन्न राज्य में स्थित हो, वहां वह उस राज्य के रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी। बहुत ही सरल बात है। नाम बदलना है तो क्या करना है, व्यवसाय संघ का सेक्रेटरी और 7 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे और रजिस्ट्रार को लिख देंगे कि आज से हमारा ट्रेड यूनियन जो है वो नाम बदलने के ऊपर सहमत हुआ है, और उसके साथ ही ये लिख देगा कि किस तारीख से नया नाम जो है वह प्रभावी होगा। इसी तरह से समामेलन हो रहा है। समामेलन का मतलब है कि 2 या 2 से ज्यादा ट्रेड यूनियन मिलकर कोई नया ट्रेड यूनियन बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पहले के 2 या 2 से ज्यादा जितने भी ट्रेड यूनियन हैं, उन ट्रेड यूनियन के जो सदस्य हैं उनमें से 7 सदस्य है और उनके जो सचिव है वह हस्ताक्षर करके रजिस्ट्रार को लिखेंगे कि इन 2 ट्रेड यूनियन को जोड़कर या इन दोनों को मिलाकर एक नई ट्रेड यूनियन का निर्माण करा जा रहा है। उस नई ट्रेड यूनियन में ऐसा भी संभव है कि उन दोनों में से किसी एक का नाम रख लिया जाए या कोई नया नाम ट्रेड यूनियन का रखा जा सकता है। जैसी भी स्थिति हो, यह रजिस्ट्रार को सूचना की जाएगी। अब चाहे समामेलन हो गया हो या नाम में परिवर्तन हो गया हो, दोनों ही स्थितियों में एक हेड ऑफिस तो रखना पड़ेगा, एक प्रधान कार्यालय तो रखना पड़ेगा। और प्रधान कार्यालय अगर पहले जहां था उसी राज्य में है, तब तो उसी राज्य के रजिस्ट्रार को सूचना देनी होगी। लेकिन अब दोनों जो ट्रेड यूनियन मिली है वो पहले अलग अलग राज्य में काम कर रही थी और उनके जो हेड ऑफिस थे वो अलग अलग राज्य थे। लेकिन अब जब दोनों मिल गई है तो उनकी सुविधा किसी तीसरे राज्य में है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो नया राज्य है जहां पर हेड ऑफिस बनाया जा रहा है, उस स्थान के रजिस्ट्रार को भी सूचित किया जाएगा कि ये जो ट्रेड यूनियन है, ये 2 या 2 से ज्यादा ट्रेड यूनियन, इन्होंने मिलकर एक नई ट्रेड यूनियन बनाई है। आपके राज्य के आपके रजिस्ट्रार के पास में हम अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी सूचना। और एक नई कंपनी का, माफ कीजिएगा, एक नए व्यवसाय संघ का जिस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है, उस तरीके से इस व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रेशन होता है। और उसके बाद में जो हेड ऑफिस का रजिस्ट्रेशन होता है, उस तरीके से नए जो समामेलित नए ट्रेड यूनियन है उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। धारा 25 में जो नाम बदलने और समामेलन की सूचना है, उसकी उपधारा 2 देखते हैं। यदि प्रस्थापित नाम वही है जिसमें कोई अन्य विद्यमान व्यवसाय संघ रजिस्ट्रीकृत हुआ है या रजिस्ट्रार की राय में ऐसे नाम के इतना अधिक सदस्य है कि उससे जनता का या उस व्यवसाय संघ में से किसी के भी सदस्यों का धोखे में पड़ जाना संभाव्य है, तो रजिस्ट्रार उस नाम की तब्दीली को रजिस्ट्रीकृत करने से इनकार कर देगा। जो भी
दोनों ट्रेड यूनियन ने मिलकर नया नाम रखा है, नया नाम में अब वापस नया प्रोसेस हो जाएगा शुरू, मैंने आपको बताया था। और नए प्रोसेस का मतलब है कि नाम जो रखा गया है वह किसी दूसरी ट्रेड यूनियन से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, या ऐसा नाम नहीं होना चाहिए कि लोगों को धोखा हो जाए कि पहले वाले ट्रेड यूनियन से कोई संबंध है या किसी दूसरी ट्रेड यूनियन से कोई गहरा संबंध है। ऐसी स्थिति में उस नाम को रजिस्ट्रीकृत करने से रजिस्ट्रार इनकार कर सकता है, अन्य दशाओं में रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है। उपधारा 3 देखते हैं। उपधारा 2 में यथा उपबंधित के सिवाय रजिस्ट्रार यदि उसका यह समाधान हो जाए कि नाम की तब्दीली के बारे में इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन हो गया है, नाम की तब्दीली धारा 8 में निर्दिष्ट रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत करेगा और नाम की तब्दीली ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगी। जिस तरह से नए नाम का रजिस्ट्रेशन होता है तो धारा 8 के अंतर्गत एक रजिस्टर में उसका नाम दर्ज किया जाता है, ठीक इसी तरह से नाम में परिवर्तन हो गया या समावेलन के पश्चात कोई नया नाम रख लिया गया है, तो दोनों ही स्थितियों के अंदर जैसे नया नाम रजिस्ट्रीकृत होता है वैसे ही धारा 8 के अंतर्गत अब जो नाम रखा गया है उसका रजिस्ट्रेशन होगा और उस रजिस्टर में तब्दीली यानी कि जो बदलाव हुआ है उसके सूचना को दर्ज कर लिया जाएगा। और जिस दिन रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा उसी दिन से रजिस्ट्रीकरण प्रभावी हो जाएगा, यानी उस दिन से नया नाम रजिस्टर्ड हुआ है ऐसा माना जाएगा। उपधारा 4, जिस राज्य में समामेलित व्यवसाय संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है उसका रजिस्ट्रार यदि उसका यह समाधान हो जाए कि समामेलन के बारे में इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन हो गया है और जो व्यवसाय संघ तद द्वारा बना है वह धारा 6 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार है, धारा 8 में उपबंधित रीति से उस व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रीकृत करेगा और समामेलन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगा। ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन जब भी होता है तो उसका हेड ऑफिस रखना जरूरी होता है, ये हम बात कर चुके हैं। और ट्रेड यूनियन का जहां पर हेड ऑफिस है वहां का रजिस्ट्रार जो है वहीं पर सारी कार्यवाही होती है, वहां का जो रजिस्ट्रार है उसका समाधान हो जाता है कि समामेलन करने के लिए इस अधिनियम के जितने भी नियम हैं उसके सभी नियमों का अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन हो गया है और जो नया ट्रेड यूनियन बना है या जो अब इस तरह से जो व्यवसाय संघ ट्रेड यूनियन बना है वह धारा 6 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन का हकदार है, तो धारा 8 में जो रीति है उस रीति से रजिस्ट्रेशन करेगा। और धारा 8 में एक नए ट्रेड यूनियन का ना कैसे रजिस्ट्रेशन होता है वो रीति दी गई है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उस रीति से नए ट्रेड यूनियन का जैसे नाम रजिस्ट्रेशन होता है उसी तरह से, या ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन होता है इसी तरह से धारा 8 में इस समामेलन के बाद के ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन होगा और समामेलन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगा। जिस दिन रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाएगा माना जाएगा उस तारीख से समामेलन हो गया है, एमलगेमेशन उस तारीख से इफेक्टिव होगा। धारा 26, नाम की तब्दीली और समामेलन का प्रभाव। तब्दीली यानी कि परिवर्तन यानी कि कोई चेंज, नाम में अगर बदलाव कर लिया जाता है, कोई ट्रेड यूनियन का पहले कुछ और नाम था और अब नया नाम रख लिया जाता है, या दो ट्रेड यूनियन मिलकर कोई एक नई ट्रेड यूनियन बना लेती है, समामेलन हो गया, तो अब उसका क्या प्रभाव होगा उसके बारे में धारा 26 में लिखा गया है। शुरुआत करते हैं उपधारा 1 से। रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के नाम में की गई तब्दीली व्यवसाय संघ के किन्हीं अधिकारों या दायित्वों पर प्रभाव नहीं डालेगी। भले ही नाम में कितना ही बदलाव कर लिया है, ट्रेड यूनियन के जो अधिकार और दायित्व है वो अब भी वैसे ही बने रहेंगे। नाम में तब्दीली से अधिकार दायित्व पर कोई असर नहीं आता है और न उस व्यवसाय संघ द्वारा या उसके विरुद्ध की गई किसी विधिक कार्यवाही को ही त्रुटिपूर्ण बनाएगी। नाम परिवर्तन चल रहा है, इस बीच चाहे ट्रेड यूनियन ने किसी के ऊपर कोई मुकदमा कर रखा हो या ट्रेड यूनियन के ऊपर कोई वाद लाया गया हो, दोनों ही स्थितियों में उस वाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही वाद के किसी अन्य पक्षकार पर कोई प्रभाव पड़ेगा,
नाम बदलना एक अलग कार्य है और विधिक कार्यवाही के अंदर अधिकार और दायित्व एक दूसरा कार्य है, उसके ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं। और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाही जो उसके पूर्व नाम में उसके द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकती थी या प्रारंभ की जा सकती थी, उसके नए नाम में उसके द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी या प्रारंभ की जा सकेगी। अगर मुकदमा चालू रख रहा है तब तो बात अलग है। अगर चालू नहीं रखा गया, पुराने नाम के साथ में किसी व्यक्ति को मुकदमा करने का अधिकार था, पूर्व नाम में उसके द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकती थी, यानी कर सकता था लेकिन किया नहीं गया, या प्रारंभ की जा सकती थी लेकिन की नहीं गई है, तो उसके नाम में या उसके द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी। अब उसको चालू किया जा सकेगा या प्रारंभ किया जा सकेगा। यानी कि जो मुकदमा दर्ज करने का सोच रहे थे, इस बीच नाम बदल गया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रेड यूनियन के विरुद्ध उसी तरह से मुकदमा किया जा सकता है या उसी तरह से ट्रेड यूनियन सुनवाई कर सकती है जैसे पहले वाले नाम के साथ में मुकदमा कर सकती थी या मुकदमे में अपना बचाव रख सकती थी। धारा 26 की उपधारा 2 या अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों का समामेलन ऐसे व्यवसाय संघों में से किसी के अधिकार पर या उनमें से किसी के लेनदार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। ट्रेड यूनियन अगर मिल जाती है तो ऐसी स्थिति में ना तो उसके अधिकार पर ना लेनदार पर, यानी ट्रेड यूनियन ने पहले से कहीं से कोई पैसा ले रखा है और अब ट्रेड यूनियन का नाम बदल गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने पैसा पहले पुरानी ट्रेड यूनियन को दिया है, पुराने नाम वाली, अब भी वह वसूली का उतना ही अधिकार रखता है। तो हम इसको धारा 26 के उपधारा 1 और 2 को एक बार समरी देखते हैं। ट्रेड यूनियन ने अपना नाम बदल दिया, तो नाम बदलने से ना तो उसके अधिकार दायित्व बदलते हैं, ना विधिक कार्यवाही पर कोई प्रभाव आता है। जो मुकदमे पहले चल रहे थे वो अब भी चलते रहेंगे या नए मुकदमे हो सकेंगे। नया मुकदमा दोनों ही तरफ से हो सकेंगे, ट्रेड यूनियन की तरफ से और ट्रेड यूनियन के ऊपर, दोनों स्थितियों में हो सकेंगे। इसी के साथ ही यह बताया है कि ना ही कोई ट्रेड यूनियन के लेनदारों के अधिकारों पर कोई विपरीत असर पड़ेगा और ना ही जो है ट्रेड यूनियन के जो अधिकार है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यानी कि ट्रेड यूनियन अगर खुद लेनदार या देनदार है, दोनों ही स्थितियों में पहले वाले अधिकार यथावत बने रहेंगे। धारा 27 विघटन के बारे में। ट्रेड यूनियन के विघटन के बारे में जो बात है, डिसोल्यूशन के बारे में बात है, वो है धारा 27। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता देखा जाता है। धारा 27 में है ट्रेड यूनियन के विघटन के बारे में। उपधारा 1 कहती है कि जबकि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ विघटित किया जाता है, विघटन का क्या अर्थ है? ट्रेड यूनियन को भंग कर देना, समाप्त कर देना और अब ट्रेड यूनियन का अस्तित्व ही नहीं रहे, इस तरह का कर देना। जब भी कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ को विघटित किया जाता है तब विघटन की सूचना जिस पर व्यवसाय संघ के 7 सदस्यों और उसके सचिव के हस्ताक्षर होंगे, विघटन के 14 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी और यदि उसका समाधान हो जाए कि विघटन व्यवसाय संघ के नियमों के अनुसार किया गया है तो वह सूचना उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत की जाएगी और विघटन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगा। कोई भी ट्रेड यूनियन बन जाती है वो लंबे समय तक काम करने के लिए ही बनती है और वह लंबे समय तक काम कर भी सकती है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन जाए कि या तो ट्रेड यूनियन के उद्देश्य सफल ही नहीं हो पा रहे, या ट्रेड यूनियन में आपस में कोई मतभेद है, या उसकी पदाधिकारी जो है वो अब उस ट्रेड यूनियन में या तो रहना ही नहीं चाहते या उसको आगे चलाना ही नहीं चाहते उस नाम से। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेड यूनियन जिस उद्देश्य से बनी है वो उद्देश्य ही समाप्त हो गया और आगे कोई नया कार्य उनके पास होता ही नहीं है। इस तरह की कई स्थितियां हो सकती है जबकि कोई ट्रेड यूनियन को अब चालू रखना ही नहीं चाहते, तो ऐसी स्थिति में उसका विघटन करना ही ज्यादा उचित समझा जाता है। और ट्रेड यूनियन को जब भी विघटित किया जाएगा तब भी रजिस्ट्रार को सूचना देनी होती है। जिस तरह से नए नाम को रजिस्ट्रेशन करवाया तो रजिस्ट्रार को सूचना देनी होती है, ठीक इसी तरह से ट्रेड यूनियन के विघटन की सूचना भी रजिस्ट्रार को देनी होगी। और रजिस्ट्रार के पास जब भी ऐसा प्रार्थना पत्र आएगा जिसमें ट्रेड यूनियन के विघटन की बात होगी तो रजिस्ट्रार जो है इस ट्रेड यूनियन के नियमों के अनुसार उसके ऊपर विचार करेगा और देखेगा कि इस अधिनियम के सभी उपबंधों का पालन किया गया है नहीं, या विधि सम्मत तरीके से ट्रेड यूनियन को विघटन की
आवेदन दी गई है या नहीं। और विधि सम्मत तरीका क्या है कि उस पर सचिव जो है वो और कम से कम 7 सदस्य जो है उनके हस्ताक्षर होंगे, तभी प्रार्थना पत्र विघटन का भेजा जाएगा रजिस्ट्रार को। और रजिस्ट्रार इन सबको जांचेगा, परखेगा, और उसके बाद में अगर उसे लगा कि ना तो इसके अंदर किसी विधि के नियमों का उल्लंघन किया गया है, ना कोई भय है, ना कोई कपट है, ना कोई छल है, और ना ही किसी व्यक्तियों को धोखा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है, इस तरह की स्थितियां नजर आने पर रजिस्ट्रार जो है ट्रेड यूनियन के विघटन को रजिस्टर कर देगा। और जिस दिन रजिस्टर में वो दर्ज कर लेगा उसी दिन से रजिस्टर विघटन के यानी कि डिसोल्यूशन के रजिस्ट्रेशन की तारीख से वह प्रभावी विघटन प्रभावी हो जाएगा। अब पुरानी ट्रेड यूनियन का अस्तित्व समाप्त मान लिया जाएगा जिस तारीख को रजिस्ट्रार घोषित करे। जहां की किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का विघटन रजिस्ट्रीकृत हो गया है और व्यवसाय संघ के नियम विघटन पर व्यवसाय संघ की निधियों के वितरण के लिए उपबंध नहीं करते, वहां रजिस्ट्रार उन निधियों को सदस्यों के बीच ऐसी रीति से विभाजित करेगा जैसे विहित की जाए। देखो यहां रजिस्ट्रीकरण दो तरह का हो रहा है। एक तो हमने पहले देखा था पिछले वीडियो लेक्चर में कि नया जो रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है। इसी के साथ ही हमने इस वीडियो लेक्चर के शुरू में देखा था कि नाम परिवर्तन हो गया या समामेलन हो गया, दो या दो से ज्यादा ट्रेड यूनियन ने मिलकर कोई नई ट्रेड यूनियन बनाई और उनका समामेलन हो गया, तब भी नाम का रजिस्ट्रेशन होता है, ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन ट्रेड यूनियन ने विघटन करवा लिया, डिसोल्यूशन करवा लिया, यानी अब तक जो ट्रेड यूनियन थी उसका अपना अस्तित्व समाप्त करवा लिया, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है। इसे कहते हैं विघटन का रजिस्ट्रेशन होना। व्यवसाय संघ का विघटन जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो डिसोल्यूशन ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इसे कहा जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हैज बीन रजिस्टर्ड। तो व्यवसाय संघ के विघटन का जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर विघटन होते ही अब उसका जो फंड है, जो उसका पैसा है, जो निधियां हैं, जो उसकी संपत्ति है, जो उसकी आस्तियां हैं, उसके बारे में धारा 27 की उपधारा 2 में व्यवस्था की गई है। धारा 27 की उपधारा 2 में लिखा गया है कि फंड को अगर रजिस्ट्रीकृत करने से पहले ही सदस्यों ने और पदाधिकारियों ने मिलकर कोई व्यवस्था कर ली है तब तो रजिस्ट्रार कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर स्थिति ऐसी है कि फंड का बंटवारा नहीं किया गया है और बिना फंड के बंटवारे के या बिना फंड की कोई उचित व्यवस्था किए हुए ही व्यवसाय संघ के विघटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है, तब भी व्यवसाय संघ का विघटन तो हो सकता है। लेकिन फिर रजिस्ट्रार जो फंड है, जो आस्तियां है, जो संपत्ति है, उनको सदस्यों के बीच में इस तरह से बांटेगा जैसे विहित की जाए। विहित की जाए कि मतलब जैसे नियम बने हुए थे शुरू में। अगर नियम नहीं बने हुए तो ऐसी स्थिति में यह देखा जाएगा कि किसने कितना चंदा दिया था, किसका कितना योगदान था, किसको सहायता लेने का कितना हक था। इन सब तथ्यों के ऊपर विचार करने के बाद रजिस्ट्रार निधियों के विघटन के बारे में जो नियम है उनके साथ साथ निधियों के यानी कि फंड के विभाजन के ऊपर भी विचार करेगा और फंड को विभाजित कर देगा। धारा 28 विवरणियां, रिटर्न जैसे इनकम टैक्स का रिटर्न हम देते हैं, ठीक इसी तरह से विवरणियां या रिटर्न्स के बारे में बात है। रजिस्ट्रार को प्रतिवर्ष ऐसी तारीख को या उससे पूर्व जो विहित किए जाए, हर रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की ऐसे विहित तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिसंबर के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान की सभी प्राप्तियों और व्ययों का और व्यवसाय संघ की ऐसे दिसंबर के 31वें दिन को विद्यमान आस्तियों और दायित्वों का विहित रीति से संपरीक्षित साधारण विवरण भेजा जाएगा और विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार किया जाएगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां समाविष्ट होगी जैसी विहित की जाए। जो भी रजिस्ट्रार होता है उस रजिस्ट्रार के पास में रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के पदाधिकारी हर वर्ष 31 दिसंबर तक की जो आस्तियां यानी कि जो उनकी संपत्तियां है, जो एसेट्स है और जो उनकी दायित्व है, लाइबिलिटीज है, यानी जो लेनदारी और जो देनदारी है दोनों, उनको विहित रीति से लिखते हुए
और साथ साथ उनके जो प्राप्तियां यानी कि जो पैसा आया है, जो खर्च हुआ है, उस सब का हिसाब जो है एक साधारण रीति से जो प्रारूप होता है रजिस्ट्रार के यहाँ, उस प्रारूप में भेजा जाएगा। और सारी विशिष्ट यानी सारी सूक्ष्म जानकारियों के साथ, केवल इतना ही ये खर्चा हुआ है, अगर खर्चा हुआ है तो उसका बिल, अगर कोई चंदा लिया गया है तो उसके रसीद नंबर वगैरह जितने भी है, किससे कितना चंदा लिया गया, ये पूरी डिटेल का एक लेखा जोखा, बही खाता, हिसाब खाता जो है, उसको संक्षिप्त रीति से एक प्रारूप के अंदर रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा। धारा 28 उपधारा 2, साधारण विवरण के साथ रजिस्ट्रार को एक ऐसा विवरण जिसमें उस वर्ष के दौरान जिसके प्रति निर्देश से साधारण विवरण बना है, व्यवसाय संघ द्वारा की गई पदाधिकारियों की सभी तब्दीलियां दिखाई जाएगी और व्यवसाय संघ के नियमों की एक प्रतिलिपि भी जो उसे रजिस्ट्रार को प्रेषित करने की तारीख तक शुद्ध की हुई होगी, भेजी जाएगी। जब भी रिटर्न भेजा जाएगा रजिस्ट्रार को और खर्चे के संबंध में, तो उसमें उसके साथ साथ उस पूरे साल के दौरान जो साधारण विवरण है वो तो भेजा ही जाएगा, साथ साथ व्यवसाय संघ द्वारा की गई पदाधिकारियों की सभी तब्दीलियां दिखाई जाएगी। यानी पदाधिकारियों ने क्या परिवर्तन है, पदाधिकारियों में परिवर्तन यानी किस पद को धारण करने वाला कौन व्यक्ति था, उसमें अगर कोई बदलाव हो जाता है तो उसकी सूचना भी, बदलाव की सूचना भी रजिस्ट्रार को दी जाएगी और व्यवसाय संघ के नियमों की जो प्रतिलिपि है वो भी रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी। और अगर उसमें कोई संशोधन किया गया है तो उसके शुद्ध की हुई जो प्रतिलिपि है तारीख तक, वह प्रतिलिपि ही भेजी जाएगी, करेक्ट प्रतिलिपि जो है वह भेजी जाएगी। रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के नियमों में किए गए हर परिवर्तन की एक प्रतिलिपि ऐसे परिवर्तन करने के 15 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को देनी होगी या भेजी जाएगी। रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के नियमों को बनाने वाले कौन होते हैं? उसके सदस्य और उसके पदाधिकारी। जब भी चाहे सदस्य और पदाधिकारी उन नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं, आपसी सहमति के द्वारा और एक विधिक प्रक्रिया से गुजरकर उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा परिवर्तन जब भी करेंगे, उस परिवर्तन की तारीख के 15 दिन के भीतर भीतर रजिस्ट्रार को सूचना देनी होगी कि ट्रेड यूनियन या व्यवसाय संघ जो है उसके नियमों में नया परिवर्तन कर दिया गया है। उसकी एक प्रतिलिपि अवश्य भेजी जाएगी और वह भी सचिव के द्वारा और अन्य जो कुछ पदाधिकारी है उनके द्वारा भेजी जाएगी। और कम से कम उसमें जो विहित तरीके से हस्ताक्षर होंगे वो भी होने चाहिए, जो सामान्यतः 7 सदस्यों के कम से कम हस्ताक्षर की मांग करता है। धारा 28 उपधारा 4, उपधारा 1, 2 और 3 में निर्दिष्ट दस्तावेजों की परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार या उसके द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई भी ऑफिसर व्यवसाय संघ से संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, लेखा बहियों, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण उसके रजिस्टर कार्यालय में सभी युक्त समय पर कर सकेगा या यह अपेक्षा कर सकेगा कि उन्हें ऐसे स्थान पर जिसे वे इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे पेश किया जाए, किंतु ऐसा कोई भी स्थान व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय तो 10 मील से अधिक की दूरी पर नहीं होगा। धारा 28 के उपधारा 1, 2 और 3 में यह लिखा गया है कि रजिस्ट्रार को कुछ सूचनाएं देनी होगी, जिसमें है कि बही खाते भेजे जाएंगे, रिटर्न्स भेजी जाएगी, आय व्यय का हिसाब भेजा जाएगा। इसी के साथ साथ अगर नियमों पर परिवर्तन हुआ तो उसकी सूचना भेजी जाएगी। ये सब भेजा, लेकिन रजिस्ट्रार को उसके बावजूद भी लगता है कि कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जांचने की जरूरत है या लेखा बहियों को देखने की जरूरत है, तो वह या तो खुद जा सकता है ट्रेड यूनियन के ऑफिस में और कह सकता है लेखा बहियों को दिखाओ या रजिस्टर दिखाओ या जो डॉक्यूमेंट है संबंधित उनको दिखाने की मांग कर सकता है। और ऐसे स्थिति में ट्रेड यूनियन के सदस्य है या पदाधिकारी है, उनका कर्तव्य होगा कि रजिस्ट्रार को ऐसे दस्तावेज को दिखाए। लेकिन अगर रजिस्ट्रार स्वयं नहीं जाता तो वो यह भी कह सकता है कि किसी और स्थान पर मंगवा सकता है
जो रजिस्ट्रार का कार्यालय भी हो सकता है या कोई दूसरा युक्त रूप से उचित स्थान भी हो सकता है जहां मंगा सकता है। लेकिन किसी भी स्थिति में ऐसा स्थान रजिस्टर्ड कार्यालय से 10 मील से अधिक की दूरी पर नहीं होगा। दूसरे शब्दों में या तो रजिस्टर्ड कार्यालय मंगवाएगा या उससे 10 मील के दायरे में मंगवाएगा या फिर ट्रेड यूनियन के ऑफिस में खुद रजिस्ट्रार या उसका कोई अधीनस्थ अधिकारी या उसका आदमी जाएगा और वो आदमी देखेंगे। इस तरह से विवरणियों के बारे में यह व्यवस्था थी धारा 28 में। और इसी के साथ ही रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के अधिकार और दायित्व से संबंधित यह अध्याय भी यहीं पर समाप्त होता है। आप देख रहे थे लेबर लॉ के ऊपर 30वां वीडियो लेक्चर और द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के ऊपर 7वां वीडियो लेक्चर आपने देखा। मैं भरत कुमार जाजड़ा इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।